सभी प्यारे दोस्तों को अनुज सर का नमस्कार। हमने जो 150 की टेस्ट सीरीज शुरू की और ये पूरा टारगेटेड एग्जाम टारगेटेड पीजीटी का जो पूरा प्रोसेस है, इसमें आज हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम यानी कि सेकंड वीडियो अपने डालने जा रहे हैं। तो इस सेकंड वीडियो में मैंने कल आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम का पूरा रिवीजन कराया था और चाहे हमारा यूपी का एग्जाम, चाहे एमपी का हो, चाहे उत्तराखंड का हो, बिहार का एग्जामिनेशन हो या फिर झारखंड पीजीटी एग्जामिनेशन हो, तो इन सभी एग्जामिनेशन में पूरी टेस्ट सीरीज बहुत बेनिफिशियल रहेगी। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन लेकर के इसका बेनिफिट उठाइए और अपने दोस्तों को, साथियों को, भाइयों को, बहनों को इस पूरी वीडियो को ट्रांसफ़र करिए, जिससे कि वो इसका फ़ायदा उठा सकें। अगर आपको पीजीटी के नोट्स चाहिए हैं और पीजीटी के नोट्स अपने मोबाइल में डाउनलोड करके उनको प्रिंट आउट निकलवाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हमने कोर्स लॉन्च कर दिया है। हमारे ऐप पर जाइए, उस कोर्स को परचेज करके आप उन नोट्स को प्रिंट आउट लेकर के अपने मोबाइल में सेव कर सकते हो, और नहीं तो जितना प्रिंट आउट की ज़रूरत हो उसको उतना पढ़ भी सकते हो। बेस्ट रहेंगे आपके लिए। सभी पीडीएफ वहाँ पर अवेलेबल रहेंगी और अगर आप चाहते हैं कि ये बेनिफिट आपको मिलता रहे तो फिर ये उम्मीद करिए हम आपके साथ बने रहेंगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम के इन क्वेश्चंस को देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको बेनिफिट एग्जामिनेशन में जरूर देंगे। तो एक एक क्वेश्चन का हम लोग टेस्ट ले लेते हैं। देखिए इसका क्या अपना टेस्ट है। टेस्ट मतलब क्या समझते हो आप? यहाँ टेस्ट नहीं कर रहे हैं, यहाँ टेस्ट करना है। तो अब ध्यान दीजिए, रेडियस ऑफ एन एटम इन द ऑर्डर ऑफ रेडियस किसी भी एटम का किस ऑर्डर का होता है। तो अगर हम लोग मीटर में बात करते हैं तो 10 रेज़ टू दी पावर यानी कि 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। 10 रेज़ टू दी पावर -10 मीटर के बराबर होता है जो 1 एंगस्ट्रॉम होगा, और वो यहाँ पर हमारा फुल एंड फाइनल 10 रेज़ टू दी पावर -8 सेंटीमीटर के बराबर हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, ऑटोमेटिकली आप आंसर लगा लेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन जरूर समझ में आएंगे, सरल भी होंगे, कठिन भी होंगे। ये पीजीटीज में आया हुआ क्वेश्चन है और बहुत आता है पीजीटी एग्जामिनेशन में कि कार्बन मोनोऑक्साइड हैज द सेम इलेक्ट्रॉन एज और आयन दैट इज इलेक्ट्रॉनिक ऑफ CO, यानी कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक कार्बन मोनोऑक्साइड का किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रॉन का नंबर किसके बराबर हो जाएगा, सेम होना चाहिए। तो यहाँ 6 + 8 यानी कि 14 इलेक्ट्रॉन है, और अगर 14 इलेक्ट्रॉन देखते हो तो इसमें नहीं है। यहाँ पर 6 हो गया, 7 हो गया, एक नेगेटिव साइन है तो 8 6 14 हो गया। तो इसका मतलब हुआ, यहाँ 14 लिख देता हूँ तो सिर्फ आंसर आपको बिल्कुल एग्जैक्ट मिल जाता है कि यहाँ पर आपका 8 6 14 यानी कि बी वाला ऑप्शन हमें यहाँ पर एक्यूरेट दिखाई दे रहा है। तो हम लोग यहाँ बी वाले पर टिक कर लेंगे। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। अधिकतर चाहे नवोदय का पेपर देखिए, चाहे आप एनवीएस का पेपर देखिए, केवीएस का पेपर देखिए, बीपीएससी का पेपर देखिए, सभी में आपको ये क्वेश्चन भैया मिल जाएगा। आप बिल्कुल बेफिक्र होकर इस क्वेश्चन का पूरा लुत्फ आप उठाइए। ठीक है, समझ रहे हैं ना बात को? विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चर, आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी हो और आइसो स्ट्रक्चरल भी है। ये क्वेश्चन भी पीजीटीज में आ चुका है, आप नोट कर पा रहे होंगे। ये क्वेश्चन भी हमारे पीजीटी एग्जामिनेशन में दिखाई देता है। तो अगर आप देखो तो एक तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक ढूंढो पहले। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब हो जाता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का नंबर 7 है और 8 3 24 और 1 25, यानी कि 25 और 7 यानी कि टोटल 32 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे। 32 इलेक्ट्रॉन है। इन दोनों में हाइब्रिडाइजेशन अगर नोट करोगे तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, मतलब स्ट्रक्चर सेम है। और यहाँ पर 6 हो गया, 6 हो गया और आपका यहाँ 8 3 24 हो गया और प्लस का 2 माइनस, तो 2 माइनस हो गया। यहाँ माइनस नहीं जोड़ा मैंने, 7 और 8 3 24 1 25, ये 8 3 24 हो गया 24, और आपका 6 30 और 2 32, बिल्कुल एक्यूरेट। इसका मतलब फिर आंसर नंबर हमारा ए बिल्कुल फाइनल हो गया। दोनों में हाइब्रिडाइजेशन अगर चेक करना चाहूँ तो फार्मूला लगा सकते हो, हाफ और ब्रैकेट में वी मतलब नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन में चेक कर लो, बैलेंस 5 होते हैं, मोनोवैलेंट इसमें कोई है नहीं। और इस पर आपका पॉजिटिव माइनस कैटाइन प्लस एनाइन, तो पॉजिटिव जो है माइनस कैटाइन यहाँ पर आपका 0 हो जाता है, एनाइन यहाँ पर 1 है तो 6 हो गया, यानी कि 6/2 मतलब 3 sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है। यहाँ पर भी sp2 आएगी, सिंपल सी बात है। साथियों, यही क्वेश्चंस पीजीटी एग्जामिनेशन में आपके लिए वरदान साबित हो जाएंगे।
अगर आप थोड़ी सी भी मेहनत कर लेते हो तो मैं चाहूँगा कि आपका सिलेक्शन 100% होगा। तो ये सेकंड सीरीज़ को जरूर सराहिए और मैं चाहता हूं कि आप ये टीजीटी एग्जामिनेशन टीजीटी पीजीटी दोनों के लिए बेटर रहेगी। कुछ लोगों की डिमांड थी, कुछ भाइयों की डिमांड थी कि सर टीजीटी एलटी ग्रेड में भी आप दीजिए, तो मैंने क्वेश्चन को इस तरीके से सिलेक्शन दिया है कि जो जीआईसी एलटी ग्रेड हो, चाहे जीआईसी एलटी ग्रेड का एग्जामिनेशन हो और चाहे फिर वो आपका टीजीटी एग्जामिनेशन हो यूपी का, उनमें भी ये क्वेश्चन मदद करेंगे जो क्वेश्चन सिलेबस में होंगे। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैंने इसलिए लेवल डाउन भी किया, अप भी किया, दोनों लेवल को मेंटेन करके किया है। तो जिन लोगों ने, जिन भाइयों ने हमें कमेंट करा उनके लिए भी तहे दिल से धन्यवाद कि मैं उनका भी ख्याल रखूंगा। तो जनाब आप भी देखते रहिए क्वेश्चंस को। द ग्रुप हैविंग द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज इज, अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो यहाँ पर आपके 9 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन हो गए और यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पर आपके 11, तो यहाँ पर तो ये है नहीं आइसो इलेक्ट्रॉनिक, यहाँ पर 10 हो गए, यहाँ पर 10 हो गए, यहाँ 11 हो गए, यहाँ पर 10 हो गए, ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं रह गया। यहाँ पर अब आपका ये देखिए, ये वाला उम्मीद लग रही है, यहाँ पर 10 हो गए, यहाँ पर आपके 10 हो गए, यहाँ पर आपके 10, यहाँ पर भी 10, यहाँ पर भी आपका 10 हो गया, यहाँ पर भी आपका 10, यानी टोटल, यानी यही हमें बिल्कुल सेलेक्ट आंसर दिखाई दिया कि ये डी ऑप्शन हमारा एक्यूरेट है, राइट आंसर है। इस बात का आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो चल रही है और इस वीडियो को जरा एक बार जाकर के सराहा दीजिए और कमेंट कर दीजिए, तो हमें भी अच्छा लगेगा कि आप हमें लगातार प्यार दे रहे हैं। इस प्यार की मैं उम्मीद भी करता हूँ कि ये प्यार शायद आप हमें यूं ही देते रहेंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चल लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है वो मैं आपको बताता हूँ। वो कह रहा है कि रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इवेंचुअली लेड टू द कंक्लूजन। आपको मैंने इससे पहले जब क्लास ली थी तो उसमें आपको बताया था कि रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो आखिरकार क्यों किया था। रदरफोर्ड ने इलेक्ट्रॉन के चारों तरफ, इलेक्ट्रॉन के जो बीच का एरिया सेंटर पार्ट है उसमें न्यूक्लियस की बात कही थी। तो मैं आपसे कहूँगा कि इलेक्ट्रॉन्स occupy space around the nucleus, electrons occupy the space around the nucleus, ये बात कही थी कि उन्होंने, ये बात रदरफोर्ड ने कही। तो यहाँ पर बी ऑप्शन ही सही है। मास और एनर्जी का कोई रिलेशन रदरफोर्ड से नहीं था। न्यूट्रॉन का भी डीप इन द न्यूक्लियस तो अलग बात है, लेकिन इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस बताया ना, उसके बाद ही स्पेस बताया था उन्होंने, इसीलिए मैं इसी पॉइंट को ज़्यादा इंडिकेट करूँगा। और ये इस तरीके से बताया था कि भाई सर्कुलर पाथ होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, ये सब चीज़ें थी, ये सब चीज़ें थी। तो इस बात का आपको ध्यान देना पड़ेगा। चलिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है ये आज की, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ लेते हैं। अरे क्या बढ़िया क्वेश्चन मिला यार, देखो अगर आप क्वेश्चन देखना चाहते हो तो इन क्वेश्चन को देखिए, 5वां क्वेश्चन है। चलिए आगे, पहले क्वेश्चन 5 का 14 पहुँच गया ना, सीधा हम लोग पहले इन वाले सीरीज़ को सॉल्व कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। इस वाली सीरीज़ को सॉल्व कर लें। देखो यहाँ पर अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर चल लेते हैं नेक्स्ट सिचुएशन पर, क्वेश्चन, क्योंकि अपनी क्लासेस लेते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है द फर्स्ट यूज ऑफ द क्वांटम थ्योरी। हाँ, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। वैसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बहुत आया करते हैं और ये क्वेश्चन आपको परेशान बिल्कुल नहीं करने देंगे। यहाँ पर मैं बताऊंगा आपको, द फर्स्ट यूज ऑफ द क्वांटम थ्योरी टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाज मेड बाय, किसने बताया था। तो मैं आपको बताऊंगा कि एटम के बारे में क्वांटम थ्योरी जो दी थी वो बोहर ने दी थी। बोहर ने ही पहले, सबसे पहले ये समझाया था कि भाई एटम के अंदर ऑर्बिट होगी, शेल होंगे, उनके न्यूक्लियस होंगे, उनका रेडियस कितना होगा, ये पूरा यूज क्वांटम थ्योरी का जो किया था वो बोहर ने ही किया था जनाब। तो आप बोहर का नाम बिल्कुल नहीं भूलिए। 6 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते रहिए आगे, कंटिन्यू। द रेडियस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिट इज सेम एज दैट ऑफ द फर्स्ट बोहर रेडियस। किसका रेडियस बोहर के फर्स्ट रेडियस के बराबर होगा। तो पहले तो आपको बोहर का फार्मूला हाइड्रोजन का पता होना चाहिए। RH इज इक्वल टू हो जाता है 0.0591, ठीक है, 0.591 0.529 सॉरी 29 इंटू यहाँ पर आ जाता है n² अपॉन जेड। ये फार्मूला हमें लगाना है। अगर हाइड्रोजन, द रेडियस ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिट इज सेम। अब भाई पहले तो हम हाइड्रोजन के लिए बात करें तो हाइड्रोजन के लिए यहाँ तो 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, तो ये वैल्यू यही रह जाएगी। तो H इज इक्वल टू 0.5 0.0 0.
5 रहता है, तो यहाँ पर मैंने लिखा 0.5, यहाँ पर भी 0.529 एंगस्ट्रॉम रह जाएगा, ये हाइड्रोजन का है। तो यहाँ पर किसका n का नंबर अगर मैं नीचे रखता हूँ, z का नंबर जो है 3 रखूँ तो, और ऊपर जो है n का नंबर ऑफ शेल यहाँ पर कितना रखना पड़ेगा, n का नंबर यहाँ 3 रखूँ, नहीं आएगा, नहीं आने वाला है। यानी 7th वाले में मैं किसके बराबर करूं, बेरिलियम 3 के बराबर करूं, तो चलो बेरिलियम में देख लेता हूं। अगर n की वैल्यू तो यहाँ 2 दूनी 4 हो गया, एटॉमिक नंबर भी 4 हो गया, वेरी गुड, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ दोनों की वैल्यू तभी सेम आ पाएगी। पहले हम हाइड्रोजन का जान लें, हाइड्रोजन को तो पता लग गया। अब n स्क्वायर, ये जो आपको n स्क्वायर अपॉन जेड है, इसकी वैल्यू 1 कहाँ हो जाएगी, इसकी n स्क्वायर 4 हुआ, और जेड इसका कितना हो गया, जेड आपका आप पता ही है, इसका 4 होता ही है बेरिलियम का, तो यही वैल्यू हो जाएगी। तो बेस्ट देखिए तरीके को समझिए, यहाँ पर आपको इस्तेमाल पूरा फार्मूला नहीं करना है, सटीक चोट देनी है। और वो सटीक चोट क्या होगी, एक बार और रिमाइंडर लगा रहा हूँ आपके पास। रिमाइंडर ये है कि हम रेडियस हाइड्रोजन का जानते हैं, फर्स्ट ऑर्बिट का 0.529 एंगस्ट्रॉम होता है। फार्मूला अगर देखोगे तो 0.529 इंटू हो जाता है आपका n स्क्वायर अपॉन जेड, यहाँ पर n स्क्वायर अपॉन जेड। तो अगर हाइड्रोजन में दोनों वैल्यू 1 कर दो तो ये 0.529 आ जाता है, और ये वैल्यू किस में 1, n स्क्वायर अपॉन जेड किस में 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर वैल्यू ये 1 हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर द पीजीटी एग्जामिनेशन। तो साथियों सराहिए इसको, 1 शॉट क्वेश्चंस कर रहे हैं आप, और 1 शॉट क्वेश्चन हमेशा आपके लिए फायदेमंद रहते हैं, एग्जामिनेशन के लिए बहुत फायदेमंद रहते हैं 1 शॉट क्वेश्चन। और ऐसे क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ जिनकी वाकई में अपनी जरूरत, जिनको पीजीटी एग्जामिनेशन में एक लाइन लेंथ के साथ में जरूरत पड़ेगी आपको। तो उम्मीद करता हूं कि ऐसे क्वेश्चन आपको दूसरे चैनल पर नहीं मिलेंगे, और ये चैनल आपके लिए वरदान साबित हो जाएगा। तो देर मत करिए, सब्सक्रिप्शन इस चैनल का फटाक से ले लीजिए, और अगर आपको उचित लगे तो हमारे कोर्स को भी जाकर के अरोमा केमिस्ट्री क्लासेस के ऐप पर आप चेक कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पर क्या, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेकेंड बोहर ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन। सेकेंड बोहर ऑर्बिट हाइड्रोजन की काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो पहले तो आपको वेलोसिटी पता होनी चाहिए। वेलोसिटी बाई काइनेटिक एनर्जी का तो फार्मूला आपको सिंपल पता है, k इज इक्वल टू हाफ m और v स्क्वायर पता है। तो आप ये तो रखोगे ही, हाफ तो रखोगे, m भी रखोगे। v स्क्वायर की वैल्यू अगर आपको पता है तो मैं आपको बता दें, आपको याद होगा ना, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने कहा था वेलोसिटी याद कर लेना आप। तो अगर आपने वेलोसिटी याद की तो वेलोसिटी कितनी होती है, h अपॉन 4 m पाई और एप्सिलॉन नॉट ले लो, m पाई एप्सिलॉन नॉट, या फिर आप ए नॉट एप्सिलॉन नॉट ले लो, कोई दिक्कत नहीं। और या फिर अगर रेडियस भी लेना चाह रहे हो तो रेडियस एरिया क्रॉस सेक्शन, और या रेडियस कंसीडर कर सकते हो, तो ए नॉट भी आपकी जो चाहे वो आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं। इस वैल्यू को उठा के यहाँ स्क्वायर कर दीजिए, बाकी कुछ नहीं होना है। यानी इस वैल्यू को यहाँ ले आके स्क्वायर करो, तो जब यहाँ वैल्यू को स्क्वायर करोगे तो ये 4 चौक 16, 16 दूनी 32, तो 32 केवल हमारे ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है, तो हम ऑप्शन नंबर सी को लगाएंगे। तो ज़्यादा समय वेस्टेज ना करते हुए ट्रिकी कंसेप्ट को अपनाइए और आप करिए सॉल्व पीजीटी एग्जामिनेशन के ये क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया। द वैल्यू ऑफ द एनर्जी ऑफ द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ द हाइड्रोजन। तो भैया हाइड्रोजन की जो एनर्जी मैंने बताया, फार्मूला अगर आपने याद कर लिए ना तो फिर सिलेक्शन पक्का है। वो इलेक्ट्रॉन बोल्ट में माइनस से 13.6 अपॉन हो जाता है n स्क्वायर इंटू जेड हो जाता है। अब n स्क्वायर इंटू जेड हो जाता है, जेड एटॉमिक नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हाइड्रोजन की वैल्यू यहाँ पर फिर वैल्यू ऑफ द एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड का मतलब हुआ सेकंड, और सेकंड का मतलब हुआ कि 2 दूनी 4, तो यहाँ पर माइनस का 13.6 डिवाइडेड बाई 4 कर देता हूँ, 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12 और 4 चौक 16, यानी कि माइनस का 3.44 हो जाता है। आंसर बी बिल्कुल राइट है। सटीक चोट से क्वेश्चन निकालिए, बढ़िया तरीके से निकालिए, और यही कंसेप्ट है सिलेक्शन लेने का। अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं ना तो यही जोर आपको एक क्वेश्चंस में लगाना पड़ेगा, और यही जोर आपको सिलेक्शन भी दिलाएगा भाई साहब। एक से एक बढ़िया क्वेश्चन की शुरुआत। रेशियो एनर्जी वेवलेंथ, यानी द रेशियो ऑफ द एनर्जी ऑफ द फोटोन ऑफ इतना वेवलेंथ, तो आपको पता होना चाहिए E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू λ1 अपॉन λ2 अपॉन λ1 होता है। तो इसका मतलब हुआ
द रेडिएशन, द रेशियो ऑफ द एनर्जी, तो रेडिएशन ऑफ द एनर्जी में क्या हो जाएगा, ये 4000 हो जाएगा और ये अपॉन 2000 हो जाएगा, तो ये आपका 2 टाइम्स कट जाएगा, तो यानी कि दोगुना आंसर आ जाना चाहिए। सिंपल सी बात है, इसके आंसर में हम 2 निकाल देते हैं, तो 2 यहाँ पर हमें डी वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है साथियों। तो आपको जरूर ध्यान देना चाहिए, आपको जरूर ध्यान देना चाहिए कि आप इसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। द रेशियो ऑफ द एनर्जी ऑफ द फोटोन वाला क्वेश्चन, ये अक्सर आपने पीजीटी एग्जामिनेशन में दिखाया है, पीजीटी एग्जामिनेशन में शो किया होगा, पीजीटी एग्जामिनेशन में। ठीक, तो अब इस क्वेश्चन की ये उम्मीद करते हैं कि हम इसको जरूर आगे बढ़ाएंगे और दोस्तों को इस क्वेश्चन को शेयर जरूर करेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा। The energy of an electron in the first Bohr orbit of the hydrogen atom, the energy of an electron in the first Bohr hydrogen atom is minus का 13.6 electron volt. The possible energy value of the excited state of the electron in the Bohr orbit of the hydrogen are, ठीक है। The energy of an electron in the first Bohr orbit of hydrogen atom दे रखा है, possible energy values of the excited state, तो फिर इसका मतलब हाइड्रोजन की एक्साइटेड स्टेट की वैल्यूज आपको जाननी है, तो इसका मतलब हुआ कि एक्साइटेड भाई फर्स्ट बोहर ऑर्बिट तो ये हो गई n1, अब इसके बाद एक्साइटेड स्टेट तो 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, इनके लिए निकाल करके देख लीजिए। तो इसके लिए 2 के लिए निकाल दीजिए, अभी हमने ऊपर निकाली है 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आई है, तो द पॉसिबल एनर्जी वैल्यूज ऑफ द एक्साइटेड स्टेट ऊपर आई थी ना, ये वाली वैल्यू आपको ध्यान होगा कि आई थी। अभी तो पॉसिबल एक्साइटेड स्टेट तो यही हम दिखाएंगे, सेकंड वाले के लिए वैल्यू ये वाली आ ही जाएगी और थर्ड वाले के 9 वाली वैल्यू कोई आ ही नहीं रही है, तो इसलिए फिर आंसर हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट ए ही हो जाता है, एग्जैक्ट ए ही हो जाता है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो चल लेते हैं आगे। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, 12 वाले पे आ जाते हैं। द वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, द वेवलेंथ ऑफ ए स्पेक्ट्रल लाइन फॉर द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इज इनवर्सली रिलेटेड टू, किसके इनवर्सली रिलेट करता है, तो आप ध्यान दीजिएगा। द वेवलेंथ ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन, तो किस स्पेक्ट्रल लाइन की जो वेवलेंथ है वो किस पर डिपेंडेंट करेगी, तो पता होना चाहिए कि न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होगा उतना ही वेवलेंथ पे असर आएगा, तो नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स अंडरगोइंग द ट्रांजिशन नहीं होगा। द न्यूक्लियर चार्ज ऑफ एन एटम हो सकता है, लेकिन और भी देखें, द डिफरेंस इन द एनर्जी ऑफ द एनर्जी लेवल, ये है, यानी कि हमें लगता है कि अगर आप जानते हो E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा हो जाता है, तो डिफरेंस इन द एनर्जी ऑफ द एनर्जी लेवल्स यानी इन्वॉल्व इन द ट्रांजिशन, तो एक का एनर्जी E1 है और दूसरे का मान लो E2 है, तो एच सी अपॉन लैम्डा यहाँ पर भी हो जाता है लैम्डा 1, यहाँ लैम्डा 2, इसका मतलब फिर आंसर नंबर सी हमारा एग्जैक्ट यहाँ पर होगा। यानी हमें एनर्जी का रिलेशन देखना है, किससे देखना है, वेवलेंथ से देखना है, तब समझ में आता है कि ये क्वेश्चन कितना दमदार क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन की सीरीज आपको जल्दी नहीं मिलेगी। अगर आप ऐसे क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप ऐसे क्वेश्चन हमारे इस चैनल पर आकर के कर सकते हैं और अपने साथियों को भी प्रमोट कर सकते हैं कि नहीं भाई ऐसे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिल रहे हैं, फटाफट आकर के इसको ज्वाइन कर लीजिए। तो अब बात आ जाती है क्वेश्चन नंबर 13 की। तो 13 में हम लोगों को सोल्यूशन लेना पड़ेगा और सोल्यूशन के लिए थोड़ा सा धैर्य भी रखना पड़ेगा, थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। जगह स्पेस बना लेते हैं, स्पेस बना लेते हैं, फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। चलिए ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर एनर्जी सिंपल सी दे रखी, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी है, ये एनर्जी दे रखी। वेवलेंथ ऑफ द लाइट रिक्वायर्ड, अरे तो क्या करना, फिर इसमें कुछ बहुत ज़्यादा काम है नहीं। लैम्डा इज इक्वल टू, लैम्डा आपको पता होना चाहिए, अगर आपको फार्मूले याद हैं, अगर फार्मूले की पूरी व्यवस्था आपको पता है तो सिंपल सी बात है, ये एनर्जी आपकी दे रखी, एनर्जी आप कंटिन्यू कर लीजिए और इस वैल्यू को मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा, कोई दिक्कत है ही नहीं। तो आप जानते हो E इज इक्वल टू हो जाता है हमारा
hc/λ, सिंपल सी बात है, E इज इक्वल टू hc/λ। और कह रहा है वेवलेंथ ऑफ द लाइट रिक्वायर्ड टू एक्साइट एन इलेक्ट्रॉन इन एन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम लेवल 1 to 2 लेवल पर एक्साइट कर रहा है। तो फिर यहाँ पर आपको क्या करना है, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ठीक है, ये वाला फार्मूला लगा देना है। तो n2 स्क्वायर का मतलब वो 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर हो जाता है। और जब इसको हम लोग स्क्वायर करेंगे तो फिर ओवरऑल इसकी कैलकुलेशन जो मैंने करके रखी हुई hc/λ की भी कर रखी, तो पूरा फार्मूला पुट कर दीजिए। तो यहाँ पर आ जाता है आपका 1/λ इज इक्वल टू RH आपका, नहीं 1/λ नहीं, यहाँ पर एनर्जी का डिफरेंस निकालना पड़ेगा, केवल एनर्जी का डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो ये वैल्यू कॉमन आ जाएगी, और ये वैल्यू जब कॉमन आ जाएगी तो यहाँ पर माइनस का 2 पॉइंट, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ माइनस का 2.178 इंटू 10⁻18 हो जाता है माइनस का, ठीक है। और उसके बाद ब्रैकेट में 1 ये हो गया आपका 2, नीचे आ गया 2 माइनस 1/2 हो जाता है, तो ये 1/2 हो ही जाएगा, 2 दूनी 4 हुआ ना, सॉरी 4 हुआ। तो यहाँ पर 4 - 1 हो जाएगा, 4 - 1 हो जाएगा, और 4 माइनस निकाल लेते हैं यार, 4 - 1 ही रहेगा। तो यहाँ की यानी कि वैल्यू आएगी आपकी 2.178 इंटू 10⁻⁻18 मल्टीप्लाइड बाई 3/4 हो जाएगा। उसके बाद आप इज इक्वल टू hc/λ में हो गया आपका, लैम्डा हो गया c, और h और c मल्टीप्लाई में ले आइए। h की वैल्यू क्या हो जाएगी, h की वैल्यू आपको दे रखी है, h की वैल्यू है आपकी 6.62 इंटू 10⁻34, और c की वैल्यू है 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेशन कर लीजिए। मैंने कैलकुलेशन जो की थी उससे जो आंसर चेक किया था, वो आंसर मैं आपको बता देता हूँ कि आंसर इसका आ रहा है 1.2 आया था मेरा आंसर। तो 1.2 इंटू 10⁻7 आंसर आया था। एक बार आप इस कैलकुलेशन को दोबारा चेक करके हमें बताइएगा कि आंसर ये सही है या गलत। तो ऐसे क्वेश्चन हम लगातार करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे, तो आपको भी आगे बढ़ते रहना, हमारे साथ लगे रहना है। हम आपको एक एक क्वेश्चन का जवाब देते चलेंगे। ये क्वेश्चंस भी हमने करवाया होगा कहीं ना कहीं, इसीलिए यहाँ पर सॉल्यूशन शो हो रहा है। फिलहाल इसको मिटा देते हैं, दोबारा करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर हमारा आ जाता है 15। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की झड़ी मैं लगाता हूँ आपके सामने। क्वेश्चन नंबर गलत आ गया है मुझे लगता है, क्वेश्चन नंबर हमारा था 13-14, वहीं पहुँचना पड़ेगा। ये क्वेश्चन, वेरी गुड, नाइस, बहुत सुंदर। तो ये द रेडियस ऑफ द सेकेंड बोहर ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम दे रखा है, मास इतना दे रखा है, सब कुछ दिया हुआ है, कुछ करना नहीं। तो 14 वाले में आपको केवल और केवल फार्मूला लगाना है। फार्मूला कौन सा लगेगा, इतना अगर आपने पहचान लिया, रेडियस का लगाना है ना। तो RH इज इक्वल टू, अभी हमने बात की थी 0.529 इंटू n² का फार्मूला लगा दीजिए। अब यहाँ पर n स्क्वायर क्या हो जाता है, n स्क्वायर हो जाता है द रेडियस ऑफ द सेकेंड बोहर ऑर्बिट। सेकेंड का बोहर ऑर्बिट का मतलब हुआ, सेकेंड बोहर ऑर्बिट मतलब 2 हो गया, 2 का मतलब 4 हो गया, और हाइड्रोजन का मतलब 1 हो गया। तो यहाँ पर आ गया आपका 0.529 इंटू 4 कर दो, कहानी बेकार, 4 ये हो गया आपका 4 दूनी 36, 4 दूनी 8 और 3 11, 4 पंजे 20 और 1 21, 21 हो गया। तो आंसर 1 2 3 यानी 2.1 करके समथिंग आ रहा है, और 2.1 समथिंग आंसर का मतलब ये हो गया कि आंसर नंबर सी हमारा हो जाता है। ये सब वैल्यूज इसलिए दे रखी थी, आप घबरा रहे हो सर इसकी वैल्यू क्यों दे रखी है। इसकी वैल्यू इसके रेडियस को 0.529 कैलकुलेट करने के लिए दे रखी है, इसलिए डरिए मत, हम डायरेक्ट फार्मूले से कैलकुलेट आपको करके दिखा रहे हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, ये क्वेश्चन भी मैंने करवाया था, अभी जो मैंने समझाया था वहाँ पर आपको समझाई थी कि वैल्यू 2 MeV कैसे आया। इससे पहले कि अगर आप क्लास अटेंड करते हो तो वहाँ पर मैंने ये बात बताई थी कि ये आंसर कैसे आता है, ये आंसर कैसे आया, यानी कि ये आंसर तो बिल्कुल रटा ही हुआ होना चाहिए, √2 MeV हो जाएगा। लेकिन कैसे हो जाएगा, देखो भाई, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है वो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, इलेक्ट्रॉन की अभी सॉल्व करना है, चलो यहाँ पे कर लेते हैं।
यहाँ कर लेते हैं। मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी है या चार्ज है वो चार्ज वी वोल्ट मान लेते हैं, वी वोल्ट हो गया। काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी आपकी ईवी हो जाएगी, इसको ईवी करके लिख लीजिए। और अगर वेवलेंथ के अकॉर्डिंग देखते हैं तो हमने आपको पढ़ाया भी था 1h अपॉन कर दीजिए, h/√2m और m हो जाता है और साथ में काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। तो यहाँ पर आप काइनेटिक एनर्जी कंसीडर कर लीजिए, इस वैल्यू को उठाइए, पुट कर दीजिए, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन क्या हो जाएगा 2m ईवी हो जाएगा और इसको रूट में ले लीजिए। तो सिंपल सी बात है कि लैम्डा यहाँ h नीचे ले आइए या लैम्डा नीचे ले आइए, इसको ऊपर ले चले जाइए, ये वैल्यू आपकी ये आ जाती है। तो सिंपल सी बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, फार्मूला बेस है, इसको कैलकुलेशन आप डायरेक्ट भी कर सकते हो और याद भी करना चाहो। हाँ, ये क्वेश्चन भी मैंने कराया था, अगर आपको याद आ पा रहा हो तो मैंने ये लास्ट मोमेंट में समझाया है, बिल्कुल करेक्टली समझाया है कि इसको कैसे करना था, कैसे करना था। देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, तो यहाँ पर ये कह रहा है इफ P इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, the 1s electron of the hydrogen atom in a spectral line shell of the infinitesimal thickness dr at the distance, और ये बाकी आपका द वॉल्यूम दिया है 4 पाई डी पाई स्क्वायर डी पाई आर स्क्वायर डी आर दिया हुआ है। और आगे कह रहा है द क्वालिटेटिव स्केच क्या बनेगा, तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि स्केच इसका कैसा आना चाहिए। देखिए, यहाँ समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात है कि अगर आपको साई का वेव फंक्शन की वैल्यू पता है तो इसका मतलब वो टच करेगा, स्केच बनने में टच करेगा, वो नोड को पार नहीं कर पाएगा, इसको पार नहीं कर पाएगा, ये सिंपल है। तो यहाँ पर भी नहीं है, ये वाली भी बात आपको नहीं दिखाई देनी चाहिए, ये वाली बात भी आपको नहीं दिखाई न न न न न न ये वाली ही तो दिखाई देनी चाहिए, टच नहीं करना चाहिए ना। तो ये वाली तो टच कर रहा है, ये टच नहीं कर रहा, देखिए बीच में गैप है, ये भी टच नहीं कर रहा है, लेकिन पहले डीप लेंथ बढ़ती है फिर घटती है, तो इसके लिए फार्मूला एक अप्लाई हो जाता है। उस फार्मूले को आपको याद करना पड़ेगा, रेडियल पार्ट ऑफ द वेव फंक्शन, रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन, पार्ट ऑफ वेव फंक्शन आपको पढ़ना पड़ेगा। इस रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन को अगर आपने पढ़ लिया नोट से जा करके, तब मैं आपको बताऊंगा इसका जो फार्मूला कैलकुलेट करके होके आएगा, P इज इक्वल टू आएगा साई स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, ये गिवन वैल्यू है आपकी, ये दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं। इस वैल्यू को जब आप क्यूब करोगे तो फिर इसका मतलब है कि पहले वैल्यू ऊपर की तरफ जाएगी, यानी वैल्यू बढ़ेगी, देन इसकी वैल्यू डाउन होगी। तो यहाँ पर 2 बार उठाए नहीं जाएगा, डाउन जा रही है, एक बार 0 जा रहा है, ये वैल्यू हमारे लिए डी ऑप्शन हमारे लिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो इस क्वेश्चन पे थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी और ऐसे क्वेश्चन आपको लगातार टच में रखना पड़ेगा। द करेक्ट सेट ऑफ द क्वांटम नंबर, ये भी मैंने कई बार बोला है कि करेक्ट सेट के क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो अगर यहाँ पर 18 का मुझे ए साफ दिखाई दे रहा है, करेक्ट यही है कि 5s हो जाएगा और उसके लिए वैल्यू 0 हो जाती है, लेकिन 5p अगर करोगे तो 5p यहाँ पर द करेक्ट सेट ऑफ द क्वांटम नंबर फॉर द, अच्छा 37 के लिए लिया है तो 37s ब्लॉक का है, तो फिर ओवरऑल यही आ जाएगा 37s ब्लॉक का है, यानी कि 5s1 के लिए यही सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ द क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट एन इम्पॉसिबल अरेंजमेंट, यहाँ से कौन सा अरेंजमेंट इम्पॉसिबल है, तो इम्पॉसिबल, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ द क्वांटम नंबर्स रिप्रेजेंट द इम्पॉसिबल अरेंजमेंट। तो यहाँ देखिए सी वाला बिल्कुल इम्पॉसिबल है, यहाँ पर m की वैल्यू कभी भी n की वैल्यू के बराबर नहीं आ सकती है। तो साथियों, ये क्वेश्चन में मैं आपको समय दे रहा हूँ और ये सराहा, इन क्वेश्चंस को आप जरूर लगाइए जिससे कि आपकी तैयारी भरपूर होती रहे, आपकी तैयारी में कोई कमी ना होने पाए और आप सेलेक्ट हो जाए, ये मैं उम्मीद करता हूँ और इसी उम्मीद के साथ मैं आगे भी बढ़ रहा हूँ और इन क्वेश्चंस को आपको कराऊंगा, ठीक है ना। चलिए आगे कंटिन्यू कर लेते हैं, क्वेश्चंस थोड़े से और बचे हैं, इन क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 20 पर चले आइए। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 20, द करेक्ट सेट ऑफ द क्वांटम नंबर्स फॉर द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर देखोगे तो 17 होता ही है, यानी कि 3p5 हो जाता है और 3p5 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ पर 1 2 3 4 5, ये अनपेयर्ड यानी कि आपका लास्ट से यानी ये हो जाएगा आपका n की वैल्यू तो आपकी 3 हो जाती है, l की वैल्यू 1 हो जाती है, m की वैल्यू यहाँ पर 1 हो जाती है, -1 0 +1 यानी कि 1 हो जाती है। तो फिर हमें 20 का जो ऑप्शन है वो सी बिल्कुल एग्जैक्ट समझ में आ रहा है और सी ऑप्शन आप करेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है,
साथियों, एक बार आपका हक और अधिकार दोनों बनते हैं कि हम सर को सराहिए और कमेंट जाकर के कमेंट बॉक्स में करिए, तो हम भी उम्मीद करेंगे कि आप जो हैं वो हमारे बैच से प्रभावित हैं और आप इजी वे में आप सिलेक्शन लेने के मूड में हैं। ज़रा एक लोगों का बहुत ज़्यादा परेशान है, इनकी आत्मा को शांति दे देता हूँ। थोड़ा सा 1 मिनट का समय दीजिए, 1 मिनट का समय दीजिए। बार बार फ़ोन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, मैं इनको ज़रा चलिए अब यहाँ पर आ जाते हैं 21 क्वेश्चन नंबर पे आ जाते हैं। 21 क्या कह रहा है, द इलेक्ट्रॉन आइडेंटिफाई बाय द क्वांटम नंबर NL। चलो, यानी कि अगर मैं इसे देखता हूँ तो ये 4p हो जाता है, इसे देखता हूँ 4s हो जाता है, ये 3d हो जाता है, ये आपका 3p हो जाता है। तो सबसे पहले कौन आएगा, सबसे पहले आपका 3p आएगा, फिर आपका आएगा 4s आ जाएगा, फिर आपका 3d आ जाएगा, फिर आपका 4p आ जाएगा। तो इस तरीके का ऑर्डर होना चाहिए। तो ऑर्डर का मतलब 1 वाला सबसे लास्ट में आएगा, तो 1 वाला सबसे लास्ट अगर नोट कर पा रहे हो तो यही दिखाई दे रहा है। देखो ये दिख रहा है आपको, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, यहाँ को सोचना ही नहीं है साहब। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप कर सकते हो और इन क्वेश्चंस पर आपको जरूर अपनी नज़र बनाए रखना है कि अगर आप चाहो तो ऐसे क्वेश्चन हमारे नोट से लेकर के भी यूज़ कर सकते हो। द क्वांटम नंबर 1+2 और माइनस का हाफ इलेक्ट्रॉन स्पिन रिप्रेजेंट्स, क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ये जानकारी ले लीजिए कि स्पिन 2 मैकेनिकल स्पिन को रिप्रेजेंट करता है, मतलब स्पिन क्वांटम नंबर स्पिन को ही रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ लिख देता हूँ 2 क्वांटम मैकेनिकल स्पिन स्टेट्स विच हैव नो क्लासिकल एनालॉग। इसमें कौन क्लासिकल एनालॉग नहीं हो पाएगा, ध्यान दीजिएगा। द ऑर्बिटल डायग्राम इन विच द अबव प्रिंसिपल इज वायलेटेड, कहाँ पर अबव वायलेट हो गया है तो देखना पड़ेगा। अबव वायलेट पहले बी वाले में साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ 1 है यहाँ 2 है, तो वायलेट यहीं पर हो गया है, तो मतलब नियम यहाँ नहीं फॉलो हो पाया। द करेक्ट ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन, क्रोमियम का करेक्ट यही है ना, 3D में 5 हो जाते हैं, 4s में 1 हो जाते हैं, इस बात का आपको ध्यान देना पड़ेगा। द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज 1s2 2s2 टुगेदर रिप्रेजेंट, ये आपका ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट नहीं है भाई साहब, तो यहाँ पर आप ग्राउंड स्टेट पर टिक कर लीजिए। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन की भरमार है और ये सभी क्वेश्चन पीजीटीज में आ चुके हैं। हाउ मेनी अनपेड इलेक्ट्रॉन, ये पीजीटीज में कई बार आया भैया, और आप चाहो तो ना मानो पेपर उठाओ देख लो, मैं तो यही कहूँगा। और इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन अगर आप 3D 8 और 4s2 लिखते हो तो 3D 8 का मतलब ही हो गया कि 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 2 अनपेड बचते हैं, यहाँ पर 2 अनपेड में लगा देता हूँ। तो इस तरीके के क्वेश्चंस अगर आपको करने हैं, इस तरीके का क्लास आपको अटेंड करना है, इस तरीके की सभी क्लासेस चाहिए और चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए, तो फिर भाई आपको बलिदान तो करना पड़ेगा। 27 द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल ऑफ द कैल्शियम एटम, वैलेंस शेल ऑफ द कैल्शियम का 20 होता है और 20 में 4s2 हो जाता है, तो लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो 27 वाले का ऑप्शन हमें यहाँ पर ये दिखाई देता है। ठीक है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 और 310 4s2, तो यहाँ पर ये काट दीजिए 10 क्योंकि 30 का हो गया, ये आपका 30 का 10 घटा दीजिए, आपके ऑटोमेटिकली 20 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आ जाता है। तो ध्यान दीजिएगा। तो अरे फिर से लिख दें भाई, अगर आपको कैल्शियम की ज़रूरत है, कैल्शियम 20 का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, ठीक है, 3D नहीं लिखा जाएगा, 3D मैंने काट दिया था। द नंबर ऑफ द रेडियल नोड, ओहो n माइनस एल माइनस वन, n माइनस एल माइनस वन, जल्दी लिख दिया, n माइनस एल माइनस वन, इसको आप देखिए। अब n माइनस एल माइनस वन जब आप करोगे तो यहाँ पर 3 माइनस 0 माइनस 1 मतलब 2 आएंगे, यहाँ पर 2 रेडियल नोड, यहाँ पर 2 माइनस 1 माइनस 1, यहाँ पर 0 आएगा, 2 और 0 आंसर है, यानी 28 वाले का जवाब हमारा ए हो जाता है। और इसी तरीके की सीरीज में आगे चलिए, 29 वाले पर चले आइए, 29 और 30 क्वेश्चन और करते हैं। 3p ऑर्बिटल है, तो 3p ऑर्बिटल में 2 नोड स्फेरिकल नोड हो जाएंगे, 2 नॉन स्फेरिकल नोड हो जाएंगे। तो 3p में रेडियल नोड अगर आप नोट कर पा रहे हो तो मैं आपको बताऊंगा, पहले तो रेडियल नोड निकाल लीजिए, 3 माइनस 1 माइनस 1 मतलब यहाँ पर 1 बचा, तो ये आपका स्फेरिकल नोड हो गया। स्फेरिकल नोड और नॉन स्फेरिकल का मतलब एंगुलर का मतलब 1 हो जाएगा,
एंगुलर एल की वैल्यू के बराबर होता है, तो एक एंगुलर हो जाएगा, तो 1 स्फेरिकल 1 नॉन स्फेरिकल का मतलब एंगुलर नोड हो जाएगा 29। ये आपका 29वां क्वेश्चन। पी एक्स ऑर्बिटल कैन एकोमोडेट, पी एक्स ऑर्बिटल में केवल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो अपोजिट स्पिन के साथ में होंगे। तो ये हमारी सीरीज थी, और इस सीरीज में लगातार हम इसी तरीके से क्वेश्चंस भी कराएंगे और इसके साथ साथ हम प्रैक्टिस भी कराएंगे, बेस्ट स्ट्रेटजी के साथ में प्लान भी देंगे आपको। हमारे ऐप पर आइए, एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस का ऐप है, वहाँ से भी बहुत सारे प्रैक्टिस टेस्ट आप फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हो। अगर फ्री टेस्ट देते हो तब भी आपको बेनिफिट होगा, बहुत सारा स्टडी मटेरियल उसको भी यूज़ करिए, लेकिन तैयारी हमारी चलनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। और इस बढ़ने में एक चीज़ याद रखो, सिलेक्शन तो होना ही होना है, चाहे कैसे भी हो। अब आपका सिलेक्शन आपके ऊपर भी डिपेंड करता है, क्योंकि आप चाहते हो कि आपका सिलेक्शन पीजीटी या टीजीटी एलटी ग्रेड में भी हो, तो उसके लिए भी ये क्वेश्चन बहुत बेनिफिशियल हो।